नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन टीवी में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 घुसपैठियों को मार गिराया और इसी के साथ फिर लहराया जम्मू कश्मीर में तिरंगा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आवास योजना के लिए आर्थिक मदद जारी, पीएम मोदी बोले हर गरीब को घर देना है हमारा लक्ष्य। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की बढ़ेगी आफत, बाइडेन के खुफिया प्रमुख का बीजिंग के खिलाफ आक्रामक रुख अपना का ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया, 4 जवान घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने 3 घुसपैठियों को मार गिराया है, जबकि सेना के 4 जवान घायल हो गए हैं। रात को हुई इस घटना में सेना ने घुसपैठियों की कोशिश को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। रक्षा सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की ओर से आतंकियों की घुसपैठ को आसान बनाने के लिए मंगलवार शाम को एलओसी के अखनूर सेक्टर के कौर इलाके में जमकर गोलीबारी की गई। एक सूत्र ने बताया, पाकिस्तानी सेना की ओर से हुई गोलीबारी में सेना के 4 जवान घायल हो गए हैं और भारत की ओर से इस पर की गई जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए हैं और कुछ इस तरह से घुसपैठियों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। सूत्र ने आगे बताया, मारे गए आतंकियों के शव पाकिस्तान की तरफ नियंत्रण रेखा पर पड़े हुए हैं, जिन्हें अब तक पाकिस्तानी सैनिकों ने नहीं उठाया है। यह साल 2021 में पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर किया गया सबसे पहला बड़ा युद्ध विराम उल्लंघन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आवास योजना के लिए आर्थिक मदद जारी, पीएम मोदी बोले हर गरीब को घर देना हमारा लक्ष्य। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज करीब 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक राशि जारी की गई है। केंद्र की ओर से 2022 तक हर गरीब को घर देने की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत ये मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मदद जारी करने के बाद संबोधन भी दिया। पीएम मोदी बोले कि कुछ दिन पहले ही देश ने कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चलाया है, अब एक और अच्छा काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों को घर दिया जाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु गोविंद सिंह को नमन किया और कहा कि देश उनके दिखाए रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। आवास योजना के तहत देश के गाँव की तस्वीर बदल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 6 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 2700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध नागरिकों के आत्मविश्वास से है। घर ऐसी व्यवस्था है जो लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पहले जो सरकारें रहती थीं, उस वक्त की स्थिति को हर कोई जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले गरीब को विश्वास नहीं था कि सरकार घर बनाने में मदद कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपनी योजना में किसी तरह का भाई भतीजावाद नहीं चलाया, न ही किसी वोट बैंक को ऊपर रखा। जो भी गरीब है उसे अधिकार दिया गया। पीएम ने कहा कि इस योजना के तहत सबसे अधिक आवास महिलाओं के नाम पर ही दिए जा रहे हैं। हर व्यक्ति के खाते में पैसा दिया जा रहा है। पीएम मोदी की ओर से अपील की गई कि ग्रामीण लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ लेना चाहिए और अपने घर की मैपिंग करवानी चाहिए। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर तंज कसा और कहा कि गलत नीतियों के कारण लोगों को इसका घाटा होता था। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर किसी को घर मिले, ये लक्ष्य देश ने रखा था। अब तक ग्रामीण इलाकों में ही 2 करोड़ घर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक घर बने हैं और 1.5 लाख करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2016 में हमने जब ये योजना लॉन्च की थी, तब यूपी में काफी दिक्कतें आई थी। पहले की सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह का काम नहीं किया। अब जब योगी सरकार आई है तो इस योजना ने रफ्तार पकड़ी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की बढ़ेगी आफत, बाइडेन की खुफिया प्रमुख का बीजिंग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का ऐलान। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का चीन के प्रति सख्त रवैया दुनिया ने देखा और इसकी वजह से चीन को कई पाबंदियां झेलनी पड़ी। लेकिन आज शपथ लेकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने वाले जो बाइडेन का प्रशासन भी चीन की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाइडेन ने खुफिया प्रमुख के तौर पर एवरिल हेन्स को नामित किया है, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह चीन की तरफ से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए आक्रामक रुख अपनाए जाने का समर्थन करती है। एवरिल ने कहा, चीन को अमेरिका की सुरक्षा और समृद्धि के लिए खतरा बताते हुए कहा कि वह बीजिंग की तरफ से मौजूदा समय में मिल रही चुनौतियों का आक्रामकता से सामना करने का समर्थन करती है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पद के लिए कन्फर्मेशन हियरिंग के दौरान एवरिल ने कहा कि चीन को लेकर अमेरिका के दृष्टिकोण को अब बदलना होगा ताकि चीन की मुखरता और आक्रामकता का सामना किया जा सके। उन्होंने कहा, चीन हमारी सुरक्षा, समृद्धि, मूल्यों और कई अन्य मामलों के लिए चुनौती है और मैं इसलिए आक्रामक रुख का समर्थन करती हूं ताकि हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं उनसे निपट सके। अगर मैं यह पद हासिल करती हूं तो खुफिया विभाग इस क्षेत्र में बहुत मदद कर सकता है।
उन्होंने कहा, चीन जासूसी जैसे कुछ मुद्दों को लेकर विरोधी रवैया अपनाता है और हम उसे किसी भी तरह से गैरकानूनी कार्रवाई करने से रोकेंगे। हालांकि अन्य मुद्दों में हम उनके साथ सहयोग करने की कोशिश करेंगे, फिर वह क्लाइमेट चेंज का मुद्दा या कुछ और। एवरिल ने एक सवाल के जवाब में कहा, चीन की मंशा और क्षमता को समझने के लिए अपने संसाधन लगाना और उस पर ध्यान रखने के अलावा मेरा फोकस इस पर ही होगा कि हम उसकी ओर की गई कार्रवाई को रोकें और हमारे हित के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेने पर चीन की जवाबदेही तय करें। जो बाइडेन ने एवरिल को बीते महीने खुफिया विभाग के निदेशक के पद के लिए नामित किया था। एवरिल इससे पहले ओबामा प्रशासन में व्हाइट हाउस की डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुकी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शहीद दिवस के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, 30 जनवरी को पूरे देश में 2 मिनट का मौन। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने शहीद दिवस को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि शहीद दिवस 30 जनवरी को सुबह 11 बजे सभी 2 मिनट का मौन रखें। पूरा देश में 30 जनवरी को 11 बजे 2 मिनट का मौन रखेगा। देश में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ही 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि हर साल की तरह इस साल भी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 30 जनवरी को 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। इन 2 मिनट पूरे देश में कोई कामकाज या आवाजाही नहीं होगी। दफ्तरों, स्कूलों में भी इस दौर काम रुक जाएगा। जिन जगहों पर सायरन की व्यवस्था है वहां मौन का याद दिलाने के लिए सायरन बजाया जाएगा। यह अलर्ट 10:59 पर किया जाएगा। इसके बाद सभी को 2 मिनट के लिए मौन रहना है। बता दें कि देश में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वे प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने उन पर गोलियां चला दी थी। 30 जनवरी के दिन देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के मुखिया राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाइडेन करेंगे 1.1 करोड़ लोगों को नागरिकता के सपनों को साकार। 5 लाख भारतीय भी इंतजार में। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे जो बाइडेन अप्रवासियों के मुद्दे पर व्यापक कदम उठाने जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन पहले कार्यकाल के पहले ही दिन आव्रजन विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं। ये एक ऐसा कदम है जिससे अमेरिका में बिना कानूनी मान्यता के रह रहे 1 करोड़ 10 लाख लोगों को वहां की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस 1 करोड़ 10 लाख लोगों में बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं। जो बाइडेन की ये नीति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासी नीति से एकदम अलग है। ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल में न सिर्फ रोजगार और चमकते भविष्य की तलाश में अमेरिका आने वाले लोगों को रोका, बल्कि बड़े पैमाने पर अवैध रूप से यूएस में घुस आगे लोगों को डिपोर्ट भी करवा दिया। लेकिन जो बाइडेन एकदम विपरीत नीति पर चल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ही बाइडेन ने अमेरिका के दरवाजे प्रतिभाशाली लोगों के लिए खोलने का वादा किया था। बाइडेन के इस कदम से लैटिन अमेरिकी देशों, भारतीय, चीनियों को फायदा होगा। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नई अप्रवास नीति को लागू करने के लिए जो बाइडेन ने 2021 को बेंचमार्क बनाया है, यानी कि इस तारीख तक जो लोग अमेरिका में बिना कानूनी मान्यता के रह रहे थे उन्हें वहां की नागरिकता देने पर विचार किया जाएगा। इस बाबत जो बाइडेन अपने कार्यकाल के पहले ही दिन बिल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। नागरिकता पाने की प्रक्रिया 8 साल तक चलेगी। इस दौरान अमेरिका में इन लोगों के व्यवहार, कानून के प्रति सम्मान को जांचा परखा जाएगा। सबसे पहले इन्हें 5 साल तक के लिए ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। इस दौरान उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। देखा जाएगा कि क्या ये टैक्स भर रहे हैं और दूसरी बुनियादी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इस जांच के बाद इन्हें दूसरे फेज में ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि 3 साल का होगा। इस चरण को न्यूट्रलाइजेशन का नाम दिया गया है। इस फेज में नागरिकता के इच्छुक लोगों की अमेरिकी नागरिकता पक्की की जाएगी। बाइडेन के इस प्लान में अमेरिकी जिंदगी के सपने संजोने वाले लोगों के लिए खास स्थान है। ड्रीमर्स वे हैं जो अपने माता पिता के साथ नाबालिग रूप में अमेरिका बिना कागजात के घुसे हैं। इस कैटेगरी में युवा, बच्चे, किसान आते हैं। अगर ये किसी काम में हैं, स्कूल जाते हैं और दूसरी शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें ग्रीन कार्ड जल्दी मिल पाएगी और अमेरिका में इन्हें नागरिकता भी जल्दी पक्की हो सकेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने जाते जाते ड्रैगन को दिया तगड़ा झटका। मुस्लिमों पर चीन की नीतियों को नरसंहार बताते हुए लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों पर चीन की नीतियों को नरसंहार बताते हुए नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। सत्ता से बाहर जाने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर नए प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों पर चीन की नीतियां नरसंहार करने के समान है। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले लिया गया है। आगामी बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों की ओर से इस निर्णय पर कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं आई है। पोम्पियो के निर्णय का कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण के अधीन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने शिनजियांग में अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों उइगरों का नरसंहार किया है। बता दें कि अमेरिका पहले भी चीन में उइगर मुसलमानों पर लगाई जा रही विभिन्न पाबंदियों को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचार की जांच करने की बात कह चुका है।
संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या में हत्या होना और उसकी जनसंख्या नियंत्रित करने को लेकर उठाए जा रहे कदमों को नरसंहार की श्रेणी में ही गिना जाएगा। चीन के शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र में अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अमेरिका लगातार बीजिंग पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाता आया है। चीन में उइगर मुसलमानों की बलपूर्वक नसबंदी करना, उन्हें हिरासत केंद्रों में रखना और जबरदस्ती मजदूरी करवाना जैसे अत्याचार हो रहे हैं, जिसके आधार पर अमेरिका ने चीन पर उइगर मुसलमानों के नरसंहार का आरोप लगाया है। शपथ से पहले चीन को झटका। बता दें कि जो बाइडेन बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जबकि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। ट्रंप समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल पर हाल ही में हुए हमले के बाद ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं के बीच बुधवार को बाइडेन और हैरिस शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में बाइडेन के शपथ से पहले चीन के लिए यह तगड़ा झटका माना जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 6 दशक के बाद चाइना बॉर्डर पर भारी बर्फबारी, मजबूती से डटे हैं भारतीय जवान। जी हां दोस्तों, करीब 6 दशक के बाद कड़कड़ाती ठंड में भी चीन से सटे लिपुलेख और मिलम बॉर्डर पर भारतीय जवान मजबूती से डटे हैं। भारत चीन युद्ध के बाद इस बार ये पहला मौका है जब 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सुरक्षा तंत्र भारी स्नोफॉल के बीच चप्पे चप्पे पर ड्रैगन पर निगाह जमाए हुए हैं। बेहद मुश्किल हालात में भारतीय जवानों के हौसले दुश्मन को पस्त करने के लिए काफी है। लिपुलेख और मिलम बॉर्डर पर सर्दियों के सीजन की तो बात ही छोड़ दो, गर्मियों में यहाँ टिके रहना असंभव सा है। भारी बर्फबारी के बीच सेना चिरती बर्फीली हवाएं किसी के भी हौसले पस्त कर देती है, लेकिन भारतीय सुरक्षा जवान इस बार मजबूती के साथ तैनात हैं। लद्दाख की घटना के बाद सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों ने चीन और नेपाल से लगे बॉर्डर पर हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बीते सालों में जाड़ों के सीजन में ये इलाके पूरी तरह खाली रहते हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों की मौजूदगी से ये पूरी तरह आबाद है। इतने कठिन हालात में जवान कैसे रह पाते हैं, इसका जवाब देते हुए सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर किशोर जोशी बताते हैं कि भारतीय सेना में जवानों को कुछ इस तरह तैयार किया जाता है कि वो रेगिस्तान की गर्मी हो या फिर लिपुलेख की ठंड, दोनों हालात में आसानी से रह सकते हैं। जोशी कहते हैं कि सेना में वो ही टिक सकता है जिसमें विपरीत हालात से निपटने का जज्बा हो। जिन इलाकों में सरहद की सुरक्षा के लिए जवान हाड़ कपाती ठंड में भी तैनात हैं, वहां के ग्रामीण इन दिनों निचले क्षेत्रों में माइग्रेट हो जाते हैं। गूंजी, कालापानी, नाभिढांग, लिपुलेख और मिलम का ये बॉर्डर 10 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इन इलाकों में इस बार नवंबर से ही भारी बर्फबारी जारी है। आलम यह है कि कई इलाकों में तो 15 फीट से भी अधिक बर्फ जमा हो चुकी है। बावजूद इसके रणबांकुरों के रगों में आग धधक रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में आज बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह, 25,000 सैनिक तैनात, वॉशिंगटन किले में तब्दील। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बुधवार को नई सरकार का गठन होने जा रहा है। जो बाइडेन आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे जो बाइडेन और कमला हैरिस को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए वॉशिंगटन डीसी में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहली बार 25,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती वॉशिंगटन में होने जा रही है। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में जो कुछ भी हुआ उसने अमेरिका के लोकतंत्र को कलंकित कर दिया। उस घटना पर रिपब्लिकन शर्मसार नहीं है। उल्टे ट्रंप के समर्थक जो बाइडेन की शपथ से पहले पूरे अमेरिका में जगह जगह हंगामा करने की फिराक में है। ये बात अमेरिका की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी FBI कह रही है। तभी वॉशिंगटन डीसी को अवैध दुर्ग में तब्दील किया जा रहा है। बदला गया समारोह का ढांचा। ट्रंप समर्थकों के हंगामे की आशंका को देखते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का पूरा ढांचा बदला जा रहा है। जो बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन पर ही कैंची चल गई है। जो बाइडेन की टीम ने अमेरिकियों से राजधानी में आने से बचने की सलाह दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को घर बैठकर टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखने की अपील की गई है। यही नहीं, शपथ ग्रहण के लिए परेड मार्ग के साथ बनाए गए व्यूइंग स्टैंड को नीचे ले जाया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन और कमला हैरिस कैपिटल हिल के सामने शपथ लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी को आज मोदी देंगे तोहफा, आवास योजना के 6 लाख लाभार्थियों को मिलेगी आर्थिक मदद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। ये मदद कुल 2,691 करोड़ रुपए की है, जिसे पीएम मोदी आज लाभार्थियों को देंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई लाभार्थियों से चर्चा भी करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जिन 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक मदद दी जा रही है, उनमें से 5.30 लाख को पहली किस्त, जबकि बाकी लोगों को दूसरी किस्त मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा सबको आवास देने का लक्ष्य है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 1.26 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं, जिससे करीब 1.25 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शपथ से पहले अमेरिका के नए विदेश मंत्री ने कहा, भारत के साथ काम करने की मजबूत संभावनाएं। जी हां दोस्तों, अमेरिका को आज नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। जो बाइडेन आज अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस भी शपथ लेंगी। कमला हैरिस अमेरिका
अमेरिका की उपराष्ट्रपति होंगी। जो बाइडेन ने एंटोनी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री नामित किया है। बाइडेन के शपथ ग्रहण से ठीक पहले ब्लिंकेन ने भारत से मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा है कि दोनों देशों में मिलकर काम करने की मजबूत संभावनाएं हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अमेरिका के नामित विदेश मंत्री ब्लिंकेन ने कहा है कि हमारे सफल प्रशासन के भारत के साथ सफल द्विपक्षीय रिश्ते रहे हैं। अतीत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के साथ सफल द्विपक्षीय रिश्तों की शुरुआत क्लिंटन प्रशासन के अंतिम समय में हुई। बराक ओबामा के कार्यकाल में भारत के साथ व्यावसायिक संबंधों को मजबूती मिली। ब्लिंकेन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने इसे अपनी इंडो पैसिफिक अवधारणा के साथ और आगे बढ़ाया। यह सुनिश्चित किया कि हम भारत के साथ काम कर रहे हैं तो चीन समेत इस रीजन का कोई भी देश इसकी संप्रभुता को चुनौती न देने पाए। उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि कई क्षेत्र हैं जिनमें आपसी सहयोग को और बढ़ा सकते हैं। अमेरिका के नामित विदेश मंत्री रिन्यूएबल एनर्जी की भी चर्चा की। ब्लिंकेन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिन्यूएबल एनर्जी और अलग अलग तकनीकी के मजबूत समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों देशों में साथ मिलकर काम करने का मजबूत पोटेंशियल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की सीमा पर एक साथ गरजेंगे फ्रांस और भारत के राफेल। कल शुरू हो रहा है सबसे बड़ा वॉर गेम। जी हां दोस्तों, भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं बुधवार को राजस्थान में 5 दिवसीय संयुक्त अभ्यास करेंगी, जिसमें कई विमान शामिल होंगे। इस अभ्यास में राफेल फाइटर जेट्स, मिराज 2000S, सुखोई 30, मिड एयर रिफ्यूलर और एयरबोर्न शामिल हैं। चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली प्लेटफॉर्म भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि युद्धक विमान लाइनअप में हिस्सा लेंगे। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर यह अभ्यास किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने कहा, अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत फ्रांस के रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में IAF और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल ने गरुड़ नाम के अभ्यास के 6 संस्करणों का आयोजन किया है। इनमें से सबसे लेटेस्ट 2019 में रहा, जो फ्रांस के एयरफोर्स बेस मोंट डे मार्सन में हुआ था। सूत्रों ने बताया कि आगामी सैन्य अभ्यास गरुड़ श्रृंखला के अतिरिक्त है और संकेत देता है कि दोनों पक्ष आपसी सहयोग को बढ़ाने के इच्छुक हैं। उन्होंने बताया कि फ्रांसीसी सेना स्काईरोस डिप्लॉयमेंट के तहत मौजूदा समय में एशिया में तैनात है और भारत के रास्ते आवागमन करेगी। अभ्यास के लिए दोनों वायुसेना ने अपने रिफ्यूलर तैनात किए हैं। वहीं अभ्यास के दौरान एयरफोर्स के IL-78 टैंकर एक्शन में देखे जा सकेंगे। फ्रांस अपना एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अभ्यास में उतारेगी। फ्रांस जोधपुर में एक्सरसाइज के दौरान अपना A400M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ाएगा। IAF ने कहा कि अभ्यास में भाग लेने वाले फ्रांसीसी दल में 175 कर्मी शामिल हैं। एक्स डेजर्ट नाइट 21 नाम से यह हवाई सैन्य अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर अपनी सभी अग्रिम हवाई ठिकानों को किसी भी वक्त परिचालन के लिए तैयार रखा है। सूत्रों ने बताया, इस अभ्यास का उद्देश्य अभियान की तैयारी करना और युद्धक क्षमता को मजबूत करने के लिए बेहतरीन तरीकों को साझा करना है। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने कहा, निश्चित रूप से एयर क्रू राष्ट्रों के बीच सैन्य अभ्यास के एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी की देते हैं, लेकिन वे टैक्टिकल लर्निंग से ज्यादा सामरिक संबंधों का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि जोधपुर में हवाई अभ्यास भारत फ्रांसीसी संबंधों का एक सिलसिला है जो कई दशक पीछे चला जाता है। बहादुर ने कहा, यह देखना दिलचस्प होगा कि पोखरण फायरिंग रेंज के करीब होने के बाद भी कोई लाइव अमारमेंट काम करता है या नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, रामबन में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर रामबन में आतंकियों को मात देते हुए ठिकाना ध्वस्त किया। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। सुरक्षा कर्मियों ने इस संदर्भ में आतंकियों को 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और यह दोनों कश्मीर के हैं। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि उमर अहमद मलिक और सुहेल अहमद निवासी बिजबिहाड़ा कश्मीर आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। यह दोनों जैश ए मोहम्मद के लिए कुछ बड़ा टेरर प्लान बना रहे हैं और विजयपुर तथा सांबा में ड्रोन की मदद से गिराए गए हथियार लेने श्रीनगर से जम्मू आए हैं। पुलिस ने दबिश देकर इनको हथियारों के साथ दर दबोचा। इनसे 2 AK-74, 1 पिस्तौल, 16 ग्रेनेड, 9 AK मैगजीन, 269 जिंदा गोलियां और 2 पिस्तौल मैगजीन मिले हैं। पुलिस इस मामले में ज्यादा जानकारी जुटा रही है। आतंकी वर्करों से पूछताछ भी की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 23 जनवरी को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए आयुष्मान योजना लॉन्च करेंगे अमित शाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस सप्ताह के अंत में असम में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शाह 23 जनवरी को एक कार्यक्रम के दौरान बल के प्रमुखों, एक उप अधिकारी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे कि CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के अलावा NSG और असम राइफल्स के एक जवान को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड सौंपेंगे। इन केंद्रीय बलों में लगभग
10 लाख जवान हैं जो देश भर में विभिन्न आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात हैं। प्रक्रिया में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना के 23 जनवरी को गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किए जाने की उम्मीद है। इस योजना के बारे में एक प्रस्तुति दी जाएगी और वह लाभार्थियों को कार्यक्रम के दौरान संबोधित भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में दुनिया भर में सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना के रूप में करार दी गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।